मध्य प्रदेश में 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की जनता का मूड जानने के लिए सी न्यूज के लिए मैटराइज ने ओपिनियन पोल किया है। ये ओपिनियन पोल 24 मई से 12 जून के दौरान किया गया। इसके लिए मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 46,000 लोगों की राय ली गई है। आपको बता दें कि ये चुनाव के नतीजे नहीं हैं, सिर्फ ओपिनियन पोल है और इसको किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ना समझा जाए। मध्य प्रदेश की जनता ने अभी सुनाया फरमान। तो क्या शिवराज खिलाएंगे कमल या कमलनाथ करेंगे कमाल? दिग्गी राजा और महाराज की टक्कर में कौन होगा विजयी? किन मुद्दों को पार्टियां बनाएंगी हथियार? कौन है एमपी का सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री? अभी चुनाव हुए तो क्या है मध्य प्रदेश का मिजाज? 2023 के विधानसभा चुनाव 230 सीटों पर किसका दांव? मध्य प्रदेश का सबसे पहला ओपिनियन पोल। जिसमें अजब एमपी के सभी गजब सवालों का जवाब आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है। तो आज अगर चुनाव हो जाए, यानी आज की तारीख में आज 13 जून है, एक हफ्ते के भीतर अगर चुनाव हो जाए तो फिर ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या बीजेपी एक बार फिर अपनी सत्ता एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बचाने में कामयाब होगी, या फिर कांग्रेस जो है कमलनाथ अपना कमल जो है उस कमल को खिलाएंगे और बीजेपी के कमल को विदा कर देंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे साथ स्टूडियो में मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। चुनाव विश्लेषक मनोज सिंह जी हैं, मैटराइज का सर्वे जी न्यूज के लिए मनोज जी ने ही किया है। वरिष्ठ पत्रकार सचिन बुधौलिया हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज के लिए, आपने वक्त निकाला। और आज ये चर्चा बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कयास लगाया जा रहा है कि भाई अब इतना लंबा
रुक करूंगी। अगर मैं चंबल में मनोज जी देख रही हूं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कांग्रेस को नुकसान होता हुआ इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने जो बोला कि बीजेपी कांग्रेस से टूटकर काफ़ी लोगों ने बीजेपी में शामिल हुए थे विधायक, और ये सब वो एरिया था जहाँ पे बीजेपी पहले कमज़ोर होती थी और वहाँ पे धीरे धीरे अपने को मजबूत स्थिति में ला रही है। सिंधिया के आने के बाद स्थिति में और सुधार हुआ है। और ये देखेंगी, जहाँ तक महाकौशल की बात है, ये वो एरिया है जहाँ कमलनाथ जी का है और वहाँ पे उनके काफ़ी बड़े समर्थक हैं जो वोट के रूप में हैं। लेकिन ये दो जगहों पे कहीं न कहीं बीजेपी अपने आप को पिछले चुनाव की अपेक्षा में मजबूत करते हुए आ रही है। और शोभना दी बता दें कि 2018 का जो चुनाव था और 2023 का चुनाव है, इसमें काफ़ी फर्क महसूस होगा। और बीजेपी ने जो गलतियां की थी 2018 में, लगभग मुझे लग रहा है कि वो सुधार करने की रूप में है। ठीक है, क्या कहेंगे शरद जी आप? क्या बीजेपी अपनी गलतियां सुधारेगी? क्या एंटी इनकम्बेंसी के बाद एक बार, मैं इन दो रीजन की अभी फिलहाल बात कर रही हूं, बीजेपी बढ़त बनाए हुई है, क्या आपको ये सही लग रहा है ये सर्वे? और जो सबसे अहम सवाल है वो ये कहा जा रहा था कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक आए हैं उनको क्योंकि अब टिकट मिलेगा, उसके चलते जो बीजेपी का अपना काडर है वो नाराज है और वो इनको हरवाएगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये फैक्टर तो अपने आप में काम कर सकता है, लेकिन करेगा या नहीं ये जब चुनाव आएगा तब पता चलेगा कि किसको टिकट मिल रहा है, क्या सिंधिया खेमे को मिल रहा है या बीजेपी के लोगों को मिल रहा है। और मेरे ख्याल से बीजेपी जहाँ तक उसमें सबसे बड़ा फैक्टर देखेगी कि विनेबिलिटी का, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसी को मिलेगा, चाहे वो सिंधिया खेमे का हो या बीजेपी के काडर का हो। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़। और बीजेपी के बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर भी उसी इलाके से आते हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी अब वहाँ पे मजबूत होती जा रही है। ठीक है, मतलब शरद जी कह रहे हैं कि बीजेपी मजबूत हो रही है मध्य प्रदेश में और एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर नहीं होगा। सचिन जी आप क्या कहेंगे? देखिए, ग्वालियर चंबल का जो क्षेत्र है वहाँ पर वोट का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो भाजपा का और कांग्रेस का वोट होने के अलावा कुछ वोट परसेंटेज ऐसा भी है जो सिंधिया का लॉयल है, जो सिंधिया का समर्थक है। तो होता ये है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सिंधिया का समर्थक वोट जहां जुड़ जाता है उसको ऐड करता है। आपने देखा होगा कि जब 22 विधायक सिंधिया जी के साथ में जब बीजेपी में आए और उपचुनाव हुआ तो बहुत सारे लोगों ने तमाम तरह के आकलन किए। इनफैक्ट बीजेपी का जो पुराना काडर था उसके अंदर एक नाराज़गी थी और उन कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। कांग्रेस भी हमलावर थी, इसके बावजूद 28 में से 19 सीटें ये बीजेपी के जो सिंधिया समर्थक विधायक थे ये जीत गए थे। हाँ। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन सिंधिया अपने इस लॉयल वोटर के होने के बावजूद बीजेपी के कैंडिडेट से लोकसभा में हार गए थे। यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम अगले दो रीजन्स का रुख करेंगे और बात मालवा आदिवासी रीजन की करेंगे, जहां से 28 सीटें हैं और इनमें बीजेपी को 11 से 15 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 12 से 17 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। तो ये मालवा रीजन का जो आदिवासी इलाका है वो मैंने आपको तस्वीर दिखाई। कांग्रेस को 12 से 17 मिल रही है, बीजेपी को 11 से 15 सीटें मिल रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कांटे की टक्कर इस रीजन में मालवा आदिवासी इलाके में दिख रही है। और जाहिर सी बात है कि आदिवासियों का जो वोट है वो परंपरागत वोटर है कांग्रेस का और इसी का असर इस रीजन में देखने को मिल रहा है। अब मैं अगले रीजन का फटाफट रुख कर लेती हूँ और अगला रीजन है मालवा उत्तर। अब यहाँ से क्या तस्वीर है? यहाँ से ये सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का रीजन माना जाता है मालवा उत्तर रीजन, जो सीटों के लिहाज से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रीजन है। मालवा उत्तर में कुल 63 सीटें आती हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 32 से 37 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस की झोली में 24 से 29 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य को केवल 2 सीटें ही मिल सकती हैं। यानी मालवा आदिवासी जो इलाका है वहां पर मामूली बढ़त है लेकिन कांग्रेस को मिल सकती है। अगर हम मालवा उत्तर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बीजेपी को बढ़त हमें दिखाई दे रही है। ये तो बड़ा सीधा सीधा बाइफर्केशन वोट्स का दिखाई दे रहा है मनोज जी। आदिवासी एरिया है तो वो परंपरागत वोट कांग्रेस का है, वो जा रहा है और बीजेपी जो है वो मालवा उत्तर में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि अंतर मामूली है, बहुत ज्यादा नहीं है। सुमना जी बता दें कि देखिए, जहां तक आदिवासियों के ऊपर की बात है तो प्रधानमंत्री ने भी कहीं न कहीं आदिवासी वोट को, शेड्यूल ट्राइब जो वोट है उसको इन्होंने साधा है, चाहे अपने प्रेसिडेंट को ला किया हो या वहाँ पे जो अभी कानून लागू किया गया, पेशा कानून, जिसमें जल
जंगल जमीन की बात कही गई थी, उसको लाकर इन्होंने आदिवासी वोट को, कभी परंपरागत वोटर नहीं रहे हैं आदिवासी बीजेपी के, लेकिन ये दो कारणों से इन लोगों ने, और बीजेपी का कैडर भी काफी हद तक उस ट्राइबल एरिया में काम कर रहा है और उसका असर दिख रहा है। पहली बार ऐसा हो भी रहा है। देखिए 45 सीटें मध्य प्रदेश में जो है ट्राइबलों की सीट है, जिसमें से मात्र 15 सीटें बीजेपी जीत पाती है, 15 और 14 के बीच में रहती है, लेकिन इस बार लगता है कि बीजेपी वहां से कुछ अच्छी सीटें लेकर आएंगी और उस पर काफी हद तक ये काम भी कर रहे हैं। शरद जी, ये बात सच है और मैं मनोज जी से कुछ हद तक सहमत भी हूं कि भाई जो आदिवासी वोट था, हमने गुजरात में देखा आदिवासी वोट अच्छा खासा साबरकांठा बनासकांठा इलाके में बीजेपी जीती, जो कि कहा जाता था कि कांग्रेस जीतती है आदिवासी इलाकों में, लेकिन वहां उतना अच्छा गांव में प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन शरद जी, जिस दलित वोट बैंक का जिक्र मनोज जी ने किया और राष्ट्रपति का जिक्र किया कि भाई क्योंकि दलित राष्ट्रपति बना दिया, आपको याद होगा कि जब रामनाथ कोविंद को बनाया गया था तो कोली समाज से बनाया गया था और इसी उम्मीद से बनाया गया था कि कोली वोट मिलेगा, लेकिन मिला नहीं था कांग्रेस बीजेपी को। क्या आप इस तरीके के समीकरण को मानते हैं कि ये श्योर शॉट सफलता का फॉर्मूला है और बीजेपी को इस बार क्योंकि दलित राष्ट्रपति बना दिया इसलिए दलित वोट जाएगा? देखिए, बीजेपी सर्व समाज की बात कर रही है। पहले एक जमाना था कि बीजेपी अपर कास्ट की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसने काफ़ी काम किया है और पिछड़े दलितों और आदिवासियों में बीजेपी ने अच्छा काम किया है और इस सभी समाजों के लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि अब चूंकि एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है तो कुछ फ़ायदा तो मिलेगा आदिवासियों के बीच। और जैसा मनोज जी ने बताया भी कि आदिवासियों के लिए काफ़ी काम, कई योजनाएं शुरू की हैं, पैसा कानून भी बनाया है, तो उसका भी फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके की नीतियां बनाई है, जिस तरीके की स्कीम्स लाई है, उससे वोटर जो है कांग्रेस का परंपरागत वो बीजेपी की तरफ गया है और बीजेपी इसीलिए जीत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है और इसलिए मेरा सवाल करना जरूरी हो जाता है कि अगर इतना सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट है तो फिर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी का ऐसा प्रदर्शन क्यों रहा? सचिन जी, देखिए, मैं मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करूँ तो आपने देखा है कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव 2018 का हुआ था, वहाँ लगभग 15 सीटें इनको मिली थी आदिवासी क्षेत्र में, और उसके जो पीछे 2013 का चुनाव था वहाँ 31 सीटें थीं, और इसके पहले 2008 का भी इलेक्शन रहा हो या 2003 का, तो आदिवासी जो बहुल एरिया है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा समर्थन मिलता रहा है। ठीक है, जब 2018 के चुनाव में आदिवासी सीटों पर पर्याप्त सफलता नहीं मिली, उसी कारण से बीजेपी की सरकार बन भी नहीं पाई थी। बीजेपी ने इस बीच में काफ़ी मेहनत करी, जैसे राष्ट्रपति वाला फैक्टर शरद जी और मनोज जी बता रहे थे, वो बिल्कुल सही है। और वो सारा एरिया जो झाबुआ का, अलीराजपुर का, ये एरिया गुजरात की सीमा से लगता हुआ है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो होने वाला है ही। तो इसलिए इस समय बीजेपी की स्थिति वैसी नहीं रहने वाली है आदिवासी सीटों में जैसी पिछले चुनाव में थी। वहाँ से इम्प्रूवमेंट की उम्मीद लग रही है। ठीक है, मतलब एंटी इनकम्बेंसी आप कोई असर होते हुए नहीं देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, मध्य प्रदेश इस बार बीजेपी के खाते में ही जा रहा है इस ओपिनियन पोल में। हालांकि अभी आंकड़े नहीं खुले, सीटें नहीं खुली है, वोट परसेंटेज नहीं खोला है। छोटी सी टिप्पणी सचिन जी। देखिए, ऐसा है कि अभी एंटी इनकम्बेंसी की जो आपने बात की है, तो एंटी इनकम्बेंसी हमेशा केवल सरकार या मुख्यमंत्री के नहीं, आपके जो विधायक होते हैं, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं, उनके बारे में भी होती है। तो उसका भी एक दिलचस्प आपको, चलिए ठीक है। तो अब मैंने 4 रीजन का दिखा दिया है, अब एक और बड़ा रीजन विंध्य का मैं रुख करना चाहूंगी, विंध्य रीजन का। और मैं बता दूं कि यहाँ 56 सीटें आती हैं विंध्य रीजन से। ओपिनियन पोल के डेटा के मुताबिक इन 56 सीटों में से बीजेपी को 31 से 36 सीटें मिल रही हैं, यानी एक बहुत बड़ी संख्या में जो सीटें हैं वो जा रही हैं बीजेपी के खाते में विंध्य रीजन से। कांग्रेस के खाते में 19 से 24 सीटें आ सकती हैं, वहीं अन्य को 1 से 3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। अब मध्य प्रदेश की मैं रीजन वाइज सीट आंकड़े तो आपको दिखा दिए हैं, लेकिन आपकी जो दिलचस्पी है, मुझे पता है जो दर्शक इंतजार कर रहे हैं, वो टोटल सीट के आंकड़े का कर रहे हैं और वोट परसेंटेज का कर रहे हैं। तो ओपिनियन पोल में अब सवाल मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों के वोट शेयर का कर लेते हैं। अगर अभी चुनाव हो जाए, आज की तारीख में चुनाव हो जाए, तो जी न्यूज और मेटराइज का जो ये ओपिनियन पोल है वो कह रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 45% वोट मिलेगा। 45% एक बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है जो बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इस वोट परसेंटेज में तो साफ दिख रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर नहीं है। वहीं कांग्रेस को
39% वोट मिल सकता है, यानी कांग्रेस को 39% मिल रहा है, यानी 6% का कम वोट जो है वो कांग्रेस को मिल रहा है, जबकि अन्य के खाते में 16% ही वोट जाने की उम्मीद है। यानी अगर मैं बात करूं, हम एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र कर रहे हैं, हम ये जिक्र कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य फैक्टर जो है वो अब जुड़ गया है, तो क्या ज्योतिरादित्य के जो विधायक है उनसे जो बीजेपी का काडर नाराज है, क्या उसका नुकसान हो सकता है? लेकिन ये बड़ा आंकड़ा सीटों का भी आ गया है सामने, और अब मैं सीटों का रुख कर लेती हूँ फटाफट कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता को ही नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस को भी बेसब्री से इंतजार होगा इस आंकड़े का। सीटों के आंकड़े की अगर हम बात करें तो अभी विधानसभा चुनाव हुए, तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो जी न्यूज लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान रह गए हैं प्रदेश में, तो उनके प्रति भी कुछ नाराजगी हो सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का सारा काम वर्णन करें। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का एक जो परिचय है वो है मामा के रूप में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का परिचय जो है बुलडोजर के रूप में है। हाँ। तो महिलाएं जो है वहां पे इतने काफी करीब शिवराज सिंह चौहान को है, और जब भी जीत होती है कहीं ना कहीं उनकी ज़्यादा ही भूमिका होती है। और अभी 10 जून को शिवराज सिंह चौहान ने वहां पे लाडली बहना योजना शुरू किया है, जिसमें 1000 रुपये देने की बात उन्होंने कहा कि हर महीने हम इन बहनाओं को सरकारी पैसे के खजाने से 1000 रुपये करेंगे। और ये वही चीज़ है कि उनको पता है कि ये महिलाएं जो हैं किस तरह से इनको मुझे साधना है और लेकर आना है। पैसा कानून का हम लोग भी जिक्र किया था। पैसा कानून पिछले 50 सालों से आदिवासियों की मांग थी कि जंगल जमीन से संबंधित हमारे एक अपने कानून होना चाहिए, उसको भी इन्होंने साधा है। वहाँ पे देखिए एक सिचुएशन बना हुआ है कि 2003 के बाद वहाँ पे ओबीसी पॉलिटिक्स काफ़ी उभर कर आया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि ये ज़्यादा नाराज़गी दिख रही है फॉरवर्ड क्लास के जो भी अपने लीडर्स हैं कि भाई ओबीसी का एक तरह से वर्चस्व कायम है। आज के डेट में पार्टी के अंदर से ये ज़्यादा उठ कर आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी जो है थक चुके हैं, 17 साल हैं, ये बदल जाएगा। ये एक मीडिया का बन रहा है, लेकिन पब्लिक के बीच में और बच्चों के बीच में जाएंगे। ऐसा नहीं है। शरद जी क्या आप सहमत है? क्योंकि ये जो मनोज जी ने जिक्र किया, इससे मैं भी कह रही हूँ कि जब मेरी बात हो रही है जमीन पर तो लोग कह रहे हैं अब थक गए भाई सुन के। अब शिवराज सिंह चौहान नहीं, हालांकि वो बीजेपी में अपनी सहमति दिखा रहे हैं लेकिन शिवराज सिंह चौहान में नहीं दिखा रहे, तो क्या इसका नुकसान नहीं होगा बीजेपी को? मैं आपसे किसी हद तक सहमत हूँ। मेरी भी जहाँ तक ज़मीनी बात होती है ज़मीन पे, तो अधिकतर लोगों का यही कहना है कि शिवराज सिंह चौहान से सच में थक गए हैं, और अगर पार्टी मुख्यमंत्री बदल देती है चुनाव से पहले तो बीजेपी को इससे कहीं ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं दोनों की एक एक करके बात करता हूँ कि अगर बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, विधायकों के प्रति भी है और जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति भी है कि बहुत लंबा समय हो गया है और जो चीज़ें थी जिस तरीके से लग रहा था कि बदलेगा। हालांकि ये ज़रूर है कि उन्होंने ओंकारेश्वर में और महाकाल में मंदिरों का काम बहुत अच्छा किया है। महाकाल लोक हालांकि बहुत अच्छा बनाया, और अभी तूफान में कुछ मूर्तियाँ गिरी भी, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से वहाँ बना है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बहुत ढेर सारी लोक लुभावनी योजनाएं भी शुरू की हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री कमलनाथ बने थे और पार्टी अध्यक्ष भी वही, तो सारी की सारी पावर्स वहाँ पे कमलनाथ के अंदर सेंट्रलाइज कर दी गई। उसकी वजह से वहाँ भी बहुत नाराज़गी है, और अब चूँकि और कोई दूसरा नेता रह नहीं गया है तो लोगों को अब कमलनाथ पे ही देखना पड़ रहा है। और उनके प्रति लोगों में जो नाराज़गी थी जब वो मुख्यमंत्री रहे दो वर्ष तक, तो वो नाराज़गी पता नहीं अब कितनी कम हुई होगी, लेकिन
ये ज़रूर है कि अगर उनकी जगह कोई दूसरा चेहरा होता तो शायद कांग्रेस को कहीं अधिक फायदा होता। ठीक है सचिन जी, क्या आप सहमत है यहाँ पर जो चर्चा चल रही है कि अगर बीजेपी इस समय शिवराज सिंह चौहान को बदलने का फैसला ले लेती है एंड चुनावों से 3 से 4 महीने पहले, तो तस्वीर और ज्यादा बड़ी हो सकती है बीजेपी के लिए। और ये प्रयोग उसका कई स्टेट्स में कामयाब भी हुआ है। बीजेपी का गुजरात में भी ये प्रयोग कामयाब हुआ है और उत्तराखंड में भी ये प्रयोग कामयाब हुआ है। मैं शरद जी की बात से काफ़ी हद तक सहमति जाहिर करता हूँ कि मध्य प्रदेश में देखिए 2018 का जब चुनाव हुआ था, हम सबने देखा वो शिवराज जी के नेतृत्व में हुआ था। उस चुनाव में शिवराज जी के नेतृत्व को कोई चुनौती भी नहीं थी। सबको ये पता था कि अगर 2018 में बीजेपी जीतेगी तो शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव बीजेपी हार गई थी। अब दूसरी बार जो सरकार बीजेपी की बनी है, ये 14 महीने तक कांग्रेस की रहने के बाद में वो जोड़ तोड़ से कैसे बनी, सिंधिया जी के साथ में कुछ विधायक 22 विधायक आ गए, वो सब ने देखा। तो ये कोई निर्वाचित सरकार तो है नहीं बीजेपी की। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आपको देखना होगा कि उसका एंटी इनकम्बेंसी क्या है, उसका फेस वैल्यू क्या है, तो उसको आपको क्रिटिकल होकर के देखना ही पड़ेगा। इसलिए शिवराज जी का बारे में जो लोगों के मन में एक ऊब हो गई है और एक ये हो गया कि अब बहुत हो गया, वो बात काफ़ी हद तक सच भी है। अब सवाल ये होता है कि शिवराज जी नहीं तो फिर कौन, तो उसके ऊपर कोई सहमति बनती बीजेपी में नहीं दिखाई देती। अभी मध्य प्रदेश की मैं अगला सवाल पूछने जा रही थी कि भाई कांग्रेस में तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 2 बड़े लोग हैं, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो है नहीं। तो क्या शरद जी इस विकल्प पर बात की जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टेट में वापसी कर सकते हैं? क्या बीजेपी ऐसा करेगी? लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बाहर की पार्टी से कोई आए और उसको इतना बड़ा पद दे दे। हालांकि हेमंत बिस्व शर्मा को दिया भी गया है आसाम में, ऐसा भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? बीजेपी में सबसे बड़ी बात है वो जमीनी हकीकत को देख के फैसला लेते हैं। हाँ। तो अगर हेमंत बिस्व शर्मा के आने से पार्टी जीतती है तो असम में उनको दूसरी पार्टी से लाया हुआ, बल्कि उनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो भी असम गण परिषद से आए थे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पे बीजेपी दांव लगाएगी, क्योंकि वो अभी भी पार्टी काडर के अंदर उनकी स्वीकार्यता नहीं है। वो अभी भी किसी हद तक बाहरी व्यक्ति समझे जाते हैं। और जिस तरह से उनके चंबल रीजन में, ग्वालियर और भिंड मुरैना के क्षेत्र में उनको लेके अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के जो खुद नेता हैं जो चाहते हैं टिकट मिलना, उनके सारे के सारे राइवल्स ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही सहयोगी हैं। ठीक है, अब बड़ी बात 2 एक्सपर्ट्स यहाँ पर कह रहे हैं, तो मनोज जी आपका रुख करना जरूरी है क्योंकि जमीन पर आपने सर्वे किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पे दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं, उनको काडर नहीं स्वीकार कर रहा है। तो फिर अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं तो चेहरा कौन? नहीं, मैं 2-3 चीजों पे कहा। पहले तो है कि इन्होंने कहा कि निर्वाचित सरकार नहीं है। मैं उसका इस तरह से खंडन करता हूं कि ये सरकार गिरी विधायकों को छोड़ने के बाद, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आए और निर्वाचित सरकार तब बनी है। उसको ये मान के चलिए, आपने गिराया सरकार उनके विधायकों को तोड़ के, तो ये निर्वाचित सरकार है। पहले तो ये मैं खारिज करूंगा कि नहीं, ये निर्वाचित सरकार नहीं है। कांग्रेस आए हुए लोगों ने सरकार बना लिया है और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, ये कांग्रेस के वोटर हैं, तो निर्वाचित होके आए, पहली बात। दूसरी बात है कि आज के समय में 2 स्टेट का, जैसे आपने जिक्र किया कि वहां पे मुख्यमंत्री बदला गया, उसका निर्णय भी लिया गया। 2 स्टेट ऐसा था जहां पे किसी भी मुख्यमंत्री का अपना वोट बैंक नहीं था। एक चीज ध्यान रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान का अपना मध्य प्रदेश में वोट बैंक है। और ओबीसी के लिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि बड़ा दिलचस्प सा एक आंकड़ा हमने अपने दर्शकों के लिए तैयार किया है। और ये 4.5 साल पहले जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब की तस्वीर ऐसी नहीं थी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस सामने आई थी। तब बीजेपी के खाते में 109 सीटें गई थी। बहुजन समाज पार्टी 2 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। 4 निर्दलीय विधायक भी चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। तब कांग्रेस ने 4 निर्दलीयों के अलावा एसपी बीएसपी के समर्थन से सरकार बना ली थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे। ये सच आप जानते हैं, लेकिन ये आंकड़ा आप भूल गए होंगे, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए। अगर हम मौजूदा स्थिति को देखें तो बीजेपी के पास 127 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के विधायकों की जो संख्या है वो 96 है। बीएसपी के 2 और सपा के 1 विधायक कायम है। निर्दलीय 4 विधायक भी विधानसभा में बने हुए हैं। तो ये हमने आपको आंकड़ा दिखाया 2018 के चुनाव का, लेकिन ये जो ओपिनियन पोल है इसमें तस्वीर कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन रही है। मनोज, मैं वही अभी एक बात वहां पे छूट गई थी कि मैंने कहा कि ओबीसी का चेहरा बीजेपी के पास शिवराज सिंह चौहान से बड़ा अभी चेहरा कोई नहीं है जिनका राज्य में, अपने राज्य में सबसे बड़ी पकड़ हो।
और बीजेपी को 2024 चुनाव भी देखना है, न कि शिवराज सिंह चौहान की ही जीत कराए। तो 2024 को ध्यान में रखते हुए कहीं भी मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क उठाएगी कि शिवराज सिंह चौहान को दूसरे, आप ज्योतिराज सिंधिया बोले चाहे किसी और का भी बोले, किसी भी चेहरे पर वो भी दाव लगाने नहीं जाएगी। यदि रहेंगे तो शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे, चूंकि ओबीसी लीडर, चूंकि वहां आज आप चढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक इसकी गूंज जाएगी और ओबीसी लीडर आपके माने प्रभावित होंगे जो ओबीसी वोटर हैं। ऐसी स्थिति है। जहां तक आपने दिखाया 2024 और 2018 और 2024 का जो आपने समीक्षा किया कि यहाँ पर ये सीटों का हुआ था, मैं यही बात आपको बता रहा हूं कि 114 सीटें लाकर भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई थी। चुनाव के बाद लोगों को, मध्य प्रदेश में अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो फिर नतीजे क्या होंगे, लेकिन आंकड़ा हम आपको दिखा चुके, वोट परसेंटेज भी हम बता चुके। एक बार फिर से स्क्रीन पर हम आंकड़ा ले आते हैं आपके लिए। बीजेपी जो है वो बहुमत की सरकार बनाती हुई फिलहाल इस ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मैं एक बार फिर साफ कर दूं, ये ओपिनियन पोल के नतीजे हैं, ये चुनाव के नतीजे नहीं है। हमने 46,000 लोगों से बातचीत की है और जो रुझान हमें मिले हैं, जो हमें ओपिनियन दिखाई दे रही है लोगों की इस शुरुआती चुनावी बेला में, वो आपके सामने 119 से 129 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जा रही हैं 230 में से। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को जो है वो 94 से 104 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस नहीं छू रही है। 116 बहुमत का आंकड़ा है, 230 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा में और अन्य के खाते में 4 से 9 सीटें जा रही हैं। अब हम अगले सवाल का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमने कई तरीके के सवाल दर्शकों से पूछे। ये तो सीधा सीधा रीजन वाइज हमने डिवाइड किया और आप तक टोटल सीट और वोट परसेंटेज ले आए। अब ओपिनियन पोल के दौरान हमारा सवाल था कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का कामकाज कैसा है। 31% लोगों ने इसे बहुत बेहतर बताया है, यानी लोग बड़े खुश हैं साहब, शिवराज जो है मामा बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। और 40% लोगों ने संतोषजनक बताया, यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 71% लोग कह रहे हैं कि साहब अच्छा काम है। तो 71% तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो क्या बीजेपी को यही जीत का एक सबसे बड़ी वजह है कि मामा से लोग खुश हैं? मौजूदा राज्य सरकार के कामकाज को 26% लोगों ने बेहद खराब बताया, 3% लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अगले सवाल का भी रुख कर लेते हैं। ओपिनियन पोल में सवाल यह भी पूछा गया कि मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान का कामकाज कैसा है, और यह बड़ा अहम सवाल हो जाता है, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई बीजेपी तो सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन बीजेपी एन चुनाव से पहले बदल सकती है। तो बहुत बेहतर बताने वाले 42% लोग हैं, मैंने आपको आंकड़ा दिखाया ही, और 34% लोग कह रहे हैं शिवराज सिंह के कामकाज को वो संतोषजनक मान रहे हैं। हालांकि 21% लोगों ने कार्यकाल को बेहद खराब माना। ये वही आंकड़ा है जो मैंने आपको बताया था। और मैं अब मनोज जी आपका रुख करना चाहूंगी। शिवराज सिंह चौहान को तो 71% लोग, देखिए वेरी गुड और गुड मिलाकर तो मतलब बढ़िया ही है रिपोर्ट कार्ड। तो फिर बीजेपी क्यों बदलेगी अगर ये ओपिनियन पोल को मैं तो शोभना जी इसी के लिए तो आपसे बोल रहा हूँ, भले आपके जो भी सुझाव हों और जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं उनके हैं, हाँ। मैं जो भी लेकर आता हूँ पब्लिक का ओपिनियन, और मैं हमेशा चैनल को कहता हूँ कि चैनल एक फैसिलिटी अवेलेबल कराए और लोगों का क्या मत है उसमें कॉल में आप वो देखिए। राजनेता और पत्रकार और हम क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जनता जिस तरीके से अपने मुखिया को देखती है और उस पर जो रिएक्शन देखती है उसके आधार पे हम आंकड़े लेकर आते हैं। और वहां पे लोगों का एक ही जो इन्होंने कहा कि नहीं भाई 17 साल हो गया, सीएम को बदल देना चाहिए, ये चीजें हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद जब उनसे पूछे कि ये नहीं होंगे तो कौन होंगे, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अब कहिए कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जी तक आ गए, तो क्या यही करेंगे? ये तो उब चुके हैं, तो 72 ईयर्स के हो गए, तो उम्र और इसके हिसाब से आप उनके कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकते हैं। आज बताइए कमलनाथ जी को नहीं, शोभना जी एक बात सुन लीजिए, इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता। मनोज जी हमें यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शिवराज सिंह चौहान जब गाँव में पहुंच रहे हैं तो काफी उनकी लोग खिलाफत कर रहे हैं, लोग नाराज हैं, पीने का पानी नहीं है, नौकरियां नहीं है, नाराज हैं लोग। शरद जी आप मुझसे सहमत है कि नहीं? देखिए कई चीजें हैं और अगर आप उनकी जगह देखें तो जो नाम है, चाहे नरोत्तम मिश्रा हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, इवन प्रहलाद पटेल हैं, कई लोग हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ तो कुछ भी नहीं है। संगठन के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बेदाग छवि के हैं, प्रशासनिक क्षमता बहुत अच्छी है और मोदी जी के बहुत करीबी भी माने जाते हैं। ठीक है। तो बहुत से लोग हैं, लेकिन पार्टी के पास अगर उनके जैसा सर्वे में हम देख रहे हैं कि 71% लोग सरकार के काम को अच्छा बता रहे हैं, 76% लोग अगर शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री के रूप में बहुत सफल बता रहे हैं, तो फिर पार्टी को 230 में से कम 175-180 सीटें तो मिलनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि
कहीं कुछ या तो लोगों के रिस्पांस में कम मतलब ठीक नहीं है, या वो अपने को एक्सप्रेस नहीं किया है, या अभी पाँच महीने वैसे भी। शोभना जी बताना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि पार्टी का और उनका रिस्पॉन्स जब 76% था, ये मैं बता दूं कि ये बीजेपी से ही सिर्फ आंकड़े नहीं आते हैं, कांग्रेस के भी जो लोग होते हैं, वोटर होते हैं, मैं कांग्रेस को चुनूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में वो इसमें भी वोट करते हैं कि भाई किसका ये बेटर है। ये मैं बता रहा हूँ, कैडर मतलब वोट। आप ये कह रहे हैं मनोज जी, जहां तक मैं क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोटर है, पर वो कह रहा है कि अगर बीजेपी आए तो मुख्यमंत्री ये बने। एकदम ये आता है आंकड़ा में। मैं हैरान हूं। हाँ नहीं, हैरान नहीं है, ये चीजें होता है, कैडर के बाहर भी लोगों को पसंद करते हैं। कल शिंदे जी, एकनाथ शिंदे की बात मैंने क्या बोला कि पार्टी के अंदर ही उनको जब समर्थन नहीं मिल रहा है तो एकनाथ शिंदे का नाम ऊपर आ रहा है। ये चीजें होती हैं, कैडर। चलिए ठीक है, चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। देखिए दर्शक जो है वो चर्चा तो सुनने में इंटरेस्टेड है, लेकिन उससे ज्यादा जो उसकी दिलचस्पी है वो इन सवालों में जो हमने अपने वोटर से मध्य प्रदेश के पूछे हैं। और मध्य प्रदेश में ओपिनियन पोल के दौरान जो सवाल हमने पूछा वो ये कि मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पसंद कौन है, या आने वाले चुनाव में आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में चुनेंगे, या आपका पसंदीदा नेता कौन है। इसमें सबसे ज्यादा 36% लोगों ने मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर सहमति जताई है, 23% लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपनी पसंद बताया, और 6% लोगों ने दिग्विजय सिंह का नाम लिया है। जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत पिछड़ गए हैं, 10% लोग ही उन्हें मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी 3% ही उनको जो है कि लोग चाहते हैं कि वो बने, और 9% लोगों ने कहा है कि वो जीतू पटवारी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जीतू पटवारी बहुत मुखर नेता हैं कांग्रेस के, और खुलकर बोलते हैं, और प्रधानमंत्री से लेकर और बीजेपी पर कोई हमला करने से नहीं चूकते हैं। उनको जो है 9% लोग कह रहे हैं, यानी नरोत्तम मिश्रा से ज्यादा लोग जीतू पटवारी को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री। 11% लोग किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि 2% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा अभी तो चुनाव बहुत दूर है, अभी तो देखेंगे। तो मनोज जी, शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा आंकड़ा लेकर सबसे आगे बने हुए हैं, इसका मतलब तो कोई लोगों की कोई विरोध है ही नहीं उनके नाम पर, एकमत है। और कमलनाथ में इतना फर्क है, कमलनाथ और नहीं, कमलनाथ उनमें फर्क कहाँ है, ये मुझे हैरान कर रहा है। नहीं, कमलनाथ जी का एक बताइए, छिंदवाड़ा के बाद कहां से समर्थन है? हाँ। आप एक चीज बताइए कि छिंदवाड़ा के बाद निकलते कमलनाथ जी का फिर जीतू पटवारी जी का समर्थन लेना पड़ता है। अगर फिर एक तरफ जाइए दिग्विजय सिंह का समर्थन। 2018 में अगर कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा तक ही सीमित है तो 2018 में सबसे बड़ी पार्टी कैसे कांग्रेस नहीं, तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और इनका हाथ था, ये अकेले कमलनाथ जी नहीं जिता के लाए थे। एक चीज जान लीजिए, और पार्टी के लोगों ने जो टूटे थे उसका यही कारण था कि वो जो विधायक थे वो उनको लगता था कि मेरा नेता का उपेक्षा हुआ है, और वो टूट कर गए थे कि इसको सीएम बनना चाहिए था, न कि कमलनाथ जी को बनना चाहिए था। और यहाँ भी मैं आपको स्थिति बता दे रहा हूँ कि 13% जो डिफरेंस आ रहा है, जैसा भी नाम आया कि नहीं बीजेपी में बहुत सारे नाम है। अब देखिए नरोत्तम मिश्रा को कितने लोग 3% नहीं देखना चाहता, क्योंकि इसमें तो नाम नहीं, दिग्विजय सिंह तो मुख्यमंत्री के रूप में अपने को आउट कर चुके हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना ही नहीं। लोग तो चाहते हैं ना, नहीं, लोग नहीं चाहेंगे ना। देखिए फिर मैंने क्या बोला, सोनिया गांधी ने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती, लेकिन लोग देखना चाहते हैं। नहीं शोभना जी, हम नहीं थोक रहे। आज के डेट में देखिए सोनिया गांधी से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो गई। एक समय था कि सोनिया गांधी ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी रहती थी, राहुल गांधी का कम रहता था। जब आप लीडर के रूप में अपने को बैक कर लेंगी तो लोगों का सपोर्ट ऐसे भी कम मिलता है। सचिन जी क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं इस बात को, आप क्या सहमत है कि आज भी शिवराज सिंह चौहान जो है वो रेस में सबसे आगे हैं? देखिए सर्वे के जो नतीजे मनोज जी ने सामने रखे हैं, उसके जो नतीजे हैं उससे तो ये अपना दावा कर सकते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन पत्रकारों के संशय है, हमको तो संशय है, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं, और शरद जी भी अपनी दृष्टि से देखते हैं। तो संभव है कि 36% लोग पसंद करते हो, ये कोई आश्चर्य बात नहीं है, संभव है। लेकिन आप ये भी समझिए कि 74% लोग ऐसे हैं जो दूसरे विकल्पों की तरफ देख रहे हैं। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। ये आज जब एक ऐड छपा एकनाथ शिंदे को लेके कि भाई देश में मोदी और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, तो उस पर कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो बीजेपी का वोट परसेंटेज है उससे बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि बीजेपी आए या एकनाथ शिंदे ना आए। तो इस तरीके का आकलन हो सकता है कि भाई ग्लास जो है वो पूरा भरा हुआ है कि आधा खाली है इसमें। हाँ शरद जी, मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास आना चाहती हूँ। जीतू पटवारी मेरे लिए एक सरप्राइज फैक्टर है। भाई दिग्विजय सिंह ने भले ही अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन उनका नामो निशान नहीं है इसमें, लेकिन जीतू पटवारी को लोग चाहते हैं, ये इसको मैं कैसे समझूं? नहीं, लेकिन अगर आप देखिए जो कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबको जो लोग पसंद कर रहे हैं वो प्रतिशत 36% से कहीं अधिक हो रहा है। तो ये भी एक अपने आप में डायकोटोमी है कि बीजेपी के लोग
जिन नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान को मिला दिए तो 39% हो रहा है। हाँ, और वो शिवराज जबकि कांग्रेस को जो लोग पसंद कर रहे हैं वो करीब 50% के करीब पहुंच रहा है। तो ये भी अपने आप में एक डाइकोटोमी है। तो लोग कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पसंद कर रहे हैं, लेकिन पसंद कर रहे हैं कि साहब शिवराज सिंह चौहान 76% लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस के उम्मीदवारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर कमलनाथ और जीतू पटवारी को मिला दे रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा। अब मनोज जी इसका जवाब देना चाहते हैं। मनोज जी, मैं कर रहा हूँ कि फिर आप अपने हिसाब से समीक्षा कर लें। यहाँ पे अन्न है, आपने ये बताने नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्यों कि अन्न का जो आपने आंकड़ा लिया है कि 11% है, आपने ये जानने की कोशिश की उसमें कितने लोग हैं और उसमें बीजेपी के कितने लोग हैं जिनको अन्य आया है, बताइए। और ये जोड़ेंगे, ये सारे बीजेपी के हैं, उसमें से एक कांग्रेस के लीडर हैं। ठीक है, तो ये 11% तब क्यों नहीं बीजेपी के साथ आप जोड़ेंगी? हाँ, सर मैं आपके नहीं, ये इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से नहीं होता है। नहीं, वही कर रहा हूं ना कि आप इस 11% को साइलेंट कर दी कि नहीं कांग्रेस को तो इतना परसेंट मिला। कांग्रेस के 5 लीडर मिलकर एक शिवराज सिंह चौहान पे ये कर रहे हैं, और बीजेपी के कितने लीडरों का नाम इसमें जोड़ा गया है? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि 1 वर्सेस ऑल नहीं करना चाहिए। नहीं करना। अब अगला सवाल ले लेते, ठीक है सर, अगला सवाल ले लेते, फिर आऊंगी सचिन जी आपके पास। और ओपिनियन पोल में जनता से हमने जो बहुत ही सवाल हम कई पूछ रहे थे, उसमें एक सवाल उतना जातीय संकीर्णताओं में बंधा नहीं है, जातीयता मानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बाकी मुद्दों पर भी एक जागरूक वहाँ का समाज है, एक सचेत समाज है। तो महंगाई भी उनके लिए एक मुद्दा है, रोजगार भी मुद्दा है, विकास भी उनके लिए मुद्दा है। क्योंकि हम लेकिन वोट देंगे, मैं ठाकुर हूं तो ठाकुर को दूंगा, यादव हूं तो यादव को दूंगा, ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण को दूंगा। ये भी एक कड़वा सच है हमारे देश का। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अकेला यहीं तक सिमटते नहीं है। यहाँ के अलावा भी दूसरे मुद्दों पर भी वो लोग देखते हैं और बात करते हैं। और एक जो बड़ी बात होती है, हमने लोकसभा के चुनाव में 2019
छवि पहले के मुकाबले काफ़ी बदली है। एक गंभीर नेता के रूप में उभरे हैं, लेकिन बार बार वो विदेश जाके जिस तरह से देश की आलोचना करते हैं, मोदी जी की आलोचना करते हैं, तो उससे भी एक उनके प्रति निगेटिव सेंटिमेंट पैदा हो रहा है। आपको जो कहना है आप देश की धरती पे कहिए, विदेश जाके क्यों कहते हैं बार बार? तो लेकिन ये तो शरद जी आपने देखा होगा कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, आप जानते हैं कि बीजेपी के भी ऐसे बहुत सारे बयान हैं जो विदेश की धरती से दे गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे कई बयान हैं। कांग्रेस के नेता हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तानी जो हैं वो आजाद तो 75 साल पहले हो गए, लेकिन दिमाग से आजाद नहीं हुए, और हमें उनके सर्टिफिकेट की बहुत जरूरत पड़ रही है। हम उनकी बुराई अगर वो करते हैं तो विपक्ष और सत्ता दल सामने आ जाता है, अगर वो तारीफ करते हैं हमारी तो विपक्ष और सत्ता दल सामने आ जाता है। क्या आपको लगता है ये रवैया ठीक है हमारे देश में? हमें विदेशियों के सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें जो कुछ चाहिए अपने देश के लोगों से बात करनी चाहिए, देश के लोगों की सहमति चाहिए, देश के लोगों का वोट चाहिए, ना तो विदेशी इसमें कहीं कोई वोट करने जा रहे हैं। तो ये विदेशी धरती से जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी पे आक्रमण किया जाता है तो वो ठीक नहीं, और मुझे लगता है कि वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, इतनी मेहनत की, और उस दौरान भी जो बातें की, उससे काफी फर्क पड़ा है। उनकी छवि पहले से बहुत बदली है। लेकिन अगर आप दो नेताओं को आमने सामने रखें, मोदी और राहुल गांधी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि राहुल गांधी के मुकाबले अभी भी बहुत फर्क है। ठीक है, दोनों के बीच बहुत फर्क है। और देखिए, अब आधी आबादी की बात करना भी बहुत जरूरी है, और मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। आधी आबादी महिला है। क्या महिलाएं जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान के साथ जा रही हैं? शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में मामा कहकर बुलाया जाता है, यानी बहनें मानती हैं, बहन बनती हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की महिलाएं। महिला कल्याण से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की हैं। ओपिनियन पोल में हमने मध्य प्रदेश के लोगों से सवाल पूछा कि क्या शिवराज सरकार की महिलाओं से जुड़ी योजनाएं चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगी। 41% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये योजनाएं बहुत फायदा पहुंचाएंगी। 36% लोगों ने माना है कि इन योजनाओं का थोड़ा बहुत फायदा होगा। 21% जनता ने माना है कि योजनाओं का चुनाव में कोई प्रभाव नहीं होगा। 2% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी है। मनोज जी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैक्टर हो, आप जानते हैं महिलाओं की पहली पसंद है प्रधानमंत्री मोदी, और चाहे लोकसभा का चुनाव हो या स्टेट इलेक्शन हो, उसमें फायदा होता हुआ बीजेपी को साफ साफ महिला वोटर के रूप में जाता है। अब शिवराज सिंह चौहान की भी जो महिला स्कीम है उस पर पॉपुलैरिटी जो है वो कायम दिख रही है। तो क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है? आधी आबादी का जो साथ है मामा का, उससे जीत मिलती हुई दिख रही है? एकदम। देखिए क्या है कि अभी मैंने बताया कि 10 जून को उन्होंने लाडली योजना शुरू किया था, लाडली बना योजना, और उसमें 1000 रुपये की स्कीम हुआ, और दूसरे ही दिन कांग्रेस ने बोला कि हम उन महिलाओं को 1500 रुपये प्रत्येक महीने देंगे, और उसके बाद तुरंत उनका भी शिवराज सिंह चौहान कह रहा कि इसको मैं 3000 रुपये तक लोगों तक पहुंचाऊंगी, उन बहनों तक पहुंचाऊंगे। तो अब ये चीजें तो साबित कर ही रहा ना कि किस तरीके से महिला वोटरों को अपने पास लेकर आना है, और कांग्रेस भी इस बात को मान रही है। तभी वो सबसे अपने उसमें योजनाओं में 2 चीजों को उन्होंने पकड़ा है कि बिजली का जो फ्री का उन्होंने भी फ्री दे रहे हैं। फ्री वाली राजनीति तो सब दलों ने पकड़ ली है, चाहे देश का भट्टा बैठ जाए। लेकिन ये तो सारे इसमें कोई दल पीछे नहीं है। तो लेकिन मैं अगले सवाल का मैं रुक कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है और सवाल सारे लेने जरूरी है। आपने बड़ी मेहनत से 46,000 लोगों से बात की है। बात करते हैं ओपिनियन
सिर्फ जातियों को देख के ही वोट देता हो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है और उनका अपना कैंडिडेट कौन सा है। ठीक है, अब मैं मेरा शो बिल्कुल वक्त खत्म हो गया मेरे पास। मैं एक एक सेंटेंस में आपका जवाब चाहूंगी क्योंकि नतीजों के दिन भी मैं आपके साथ बैठूंगी और मध्य प्रदेश चुनाव पर चर्चा करूंगी। कांग्रेस या बीजेपी? शरद जी। मुझे लगता है कि बराबरी का मुकाबला हो सकता है, अभी बीजेपी थोड़ा सा आगे बराबरी दिख का रही मुकाबला। हो। सचिन जी। बीजेपी कमजोर है। बीजेपी कमजोर दिख रही है आपको? मनोज जी। मैं तो आपको पहले ही बता दिया ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ओपिनियन पोल, हम महा ओपिनियन पोल आपके लिए लेकर आए और अभी के इस ओपिनियन पोल में, ये सबसे पहला ओपिनियन पोल है मध्य प्रदेश का, इसमें बीजेपी बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।